जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे भाई। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई। चलिए कि टेक्नीशियन की जो बहाली आई है वो कितनी आई है, फॉर्म भरने की तिथि कब है, कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या वाकई में आप यहाँ पर दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे, कैसे कैसे सारी बातें होंगी बताएंगे। और इसके बाद में तब एक और डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें स्ट्रेटजी और गाइडेंस हम आपको बताएंगे। तो फटाफट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो हर जगह पे शेयर कर दीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये आपका है वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो रेलवे की वेबसाइट से हमने लिया है। डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस, यहाँ पर CN नंबर है यहाँ 2/2024 करके, मतलब वैकेंसी संख्या है यहाँ पर ये। अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट को लेकर के तो आप यहाँ पर देखिए दो तरह के आपके पोस्ट हैं, एक ग्रेड 1 है और एक ग्रेड 3 है। ग्रेड 1 में लेवल 5 और ग्रेड 3 में आपका लेवल 2 है। ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन में सिर्फ यही दो लेवल के पोस्ट आपको मिलेंगे, लेवल 2 और लेवल 5 यहाँ पे। ठीक है, इनकी जो पेमेंट है रुपीज़ में यहाँ दिया गया है, हालांकि हम आपको जो है लेवल का बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की अगर हम बात करें एज को लेकर के तो देखो पहले जो एज था वो 18 से 36 था लेवल 5 के लिए, और लेवल 2 के लिए 18 से 33 था। लेकिन ये कोरोना और कोविड के चलते हर बच्चे को जो है यहाँ पर 3 सालों का रिलैक्सेशन आपको मिला है। ठीक है, सॉरी 3 सालों का रिलैक्सेशन मिला है, और 3 सालों का रिलैक्सेशन मिलने के बाद में यहाँ पर ये 18 से 36 और ये 18 से 33 हो गया है। पहले यहाँ पर क्या था, तो ये 18 से 30 था और ये 18 से 33 था आपका। ठीक है, जो कि हम आगे आपको डिटेल में और बताएंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जिन बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे एक लेवल 2 आपने देखा और एक लेवल 5 आपने देखा है। ठीक है ना, दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए जो है अलग अलग योग्यता है। तो जो बच्चे मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 12th का रिजल्ट ही नहीं आया तो आप अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वही बात यहाँ बोला गया है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशनल या टेक्निशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एबल टू अप्लाई द फॉर्म। जो अभी वेट कर रहे हैं, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर हम आगे इसके नोटिफिकेशन में और बातें चलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बात देखने की आवश्यकता है। कहने को वैकेंसी 20,000 हो मान लीजिए, लेकिन आपके जोन में उतनी है ही नहीं, तो वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि रेलवे क्या करती है, मानो कि कुछ जोन डिसाइड कर लिया और हर जोन को एक पर्टिकुलर वैकेंसी दे दिया। जैसे मुंबई जोन में अगर आप देखोगे तो हज़ारों की संख्या में वैकेंसी है। उसके बाद अलग अलग जोन, प्रयागराज जोन आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ पर है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप मुंबई जोन के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपको उस 1000 वैकेंसी से मतलब होगा, आपको बाकी वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे रेलवे में 1 लाख वैकेंसी आई या 2 लाख वैकेंसी आई, अगर मुझे मुंबई जोन चाहिए और मुंबई में अगर 500 वैकेंसी है तो मैं सिर्फ उसी जोन के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है, आप इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए साफ तौर पर यहाँ पर बोला गया है कि selection of RRB and preferences of post, RRB wise and railway wise vacancy indicated in this CN are provisional and they may increase or decrease as per the requirement of railway administration concerned। मतलब ये जो वैकेंसीज है ये बढ़ भी सकती हैं, कम हो सकती हैं, जैसा रेलवे यहाँ बोर्ड चाहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैंडिडेट कैन चूज ओनली 1 RRB इन अ पे लेवल, मतलब लेवल 2 में आप एक अलग RRB ले सकते हैं, लेवल 5 में आप एक RRB ले सकते हैं। बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर हम क्या एक ही जोन लेंगे दोनों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों अलग अलग लेवल के लिए अपना अपना एक जोन फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा जोन आप नहीं चूज कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से कैंडिडेट की होगी, तो सबसे पहले देखो ये जो पेपर है ये अलग अलग शिफ्ट में आपका होगा। तो अलग अलग शिफ्ट में होगा तो बेईमानी ना हो बच्चों के साथ में, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पर जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक बार में पेपर हो गया, किसी का आसान आया तो वही माना जाएगा और पेपर टफ आया तो वही माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर आपका मान लीजिए कि पेपर टफ आसान है तो उसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है उसी के आधार पर ये नॉर्मलाइज करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको वहाँ जा जाकर रहना सिर्फ ऐसे जय माता दी या ऑप्शंस पे टिक नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग और तगड़ी है, 1/4 के जगह पर 1/3 है यहाँ पे। नॉर्मली कोई भी आप परीक्षा देते हो तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, लेकिन यहाँ जैसे आपके 3 सवाल गलत हुए 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। पेपर कितने नंबर का होता है, क्या दोनों के लिए हम अलग
अलग अलग फॉर्म देंगे। ये सारी बातें हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे, अभी सब्र करें और यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखते चलेंगे। बच्चों यहाँ पर जो बात बोली गई है वो क्या है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट थोड़ा सा जो आपको यहाँ पर जो है वो हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के लिए दिया गया है। हालांकि अब हर नोटिफिकेशन में हर जो कमीशन है वो अपना अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों दे रही है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट दिया गया कि फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ फॉर्म आप यहाँ पर जो है इस पे इस मेल आईडी पर और ये मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। क्या रहता है, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट होते हैं, सर वो हम कहाँ से करें, कैसे पूछे, किन से पूछे, फॉर्म में गलती हो गया, घबराहट अरब रहता है। अब वो बेचारे जो है अलग अलग नंबर निकालेंगे और उसके बाद संपर्क करेंगे और वो फर्जी नंबर निकलते हैं तो परेशानी और बढ़ जाती है। तो ये ऑथेंटिक नंबर है, आप इसके ऊपर में संपर्क कर सकते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो देखिए वैकेंसी के बाद हम आगे चलते हैं और ये फिजिकल फिटनेस इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा और सारी बातें आपको बताऊँगा, इसके ऊपर में आप निश्चिंत रहें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एज लिमिट के बारे में बताया था, पहले एज लिमिट यहाँ पर क्या होता था, तो यहाँ ग्रेड 1 जैसे टेक्नीशियल ग्रेड 1 जो हो गया आपका 18 से 33 साल होता था, लेकिन कोविड के चलते 3 साल बढ़ा दिया गया, अब वो 18 से 36 हो गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है आपका 18 से 30 साल उम्र सीमा थी, 3 साल बढ़ाने के बाद में 18 से वो 33 हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, हालांकि इसमें रिलैक्सेशन वाले काफ़ी कम कैंडिडेट होते हैं, नॉर्मली जो यंग बच्चे होते हैं वही अप्लाई करते हैं और उन्हीं का मेरे भाई सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर फीस को लेकर है कि ये जो फॉर्म निकला है इसको भरने का खर्चा कितना होगा। तो रेलवे थोड़ी दयालु है यहाँ पे, ये क्या बोलती है बच्चों से, सुनो एक काम करो, यहाँ पर तुम हमको 500 रुपया दो, हम चुनाव में लगा देंगे और बाद में जो है यहाँ पर रिफंड कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट से 500 रुपये लिया जाता है और उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर ये लोगों से 250 रुपये लिए जाते हैं। जब आप प्री का पेपर दे देते हैं तो इस 500 रुपये में से 400 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं और यहाँ पर मेरे भाई जो 250 रुपये हैं उसके पूरे के पूरे 250 आ जाते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, शर्त एक है और वो ये है कि आप प्री का पेपर देंगे तभी पैसा आपके खाते में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कुछ लोग सेंटर पे पहुंचे ही नहीं और सोचे कि पैसा आ जाए, पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, बस एक ठीक है कि ये लॉक किया जाता है आपको कि यहाँ पर सिर्फ इसी माध्यम से इच्छुक लोग ही अप्लाई कर पाएँ। बहुत सारे लोग 100 रुपये 200 रुपये फॉर्म रखने के चक्कर में ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उससे सेंटर का जो खर्चा है वो बढ़ता है और उसके बाद अलग अलग सेंटर्स बुक करने के चक्कर में मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होते हैं और पूरे प्रोसेस में काफ़ी डिले होता है। तो ऐसा इसीलिए रखा जाता है ताकि जो कैंडिडेट वाकई में इच्छुक है वही फॉर्म को भरे, बाकी फर्जी लोग इसमें ना घुसें। अगर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के कि सर ठीक है फॉर्म निकल गया, पेपर का दाम पता चल गया, फॉर्म का दाम कितना है, उसके बाद हमें ये भी पता चल गया लेवल कितना है, हमें ये भी पता चल गया एज लिमिट कितना है। अब बात यहाँ पर आती है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा यहाँ पे और दोनों लेवल के अलग पेपर होंगे। लेवल 2 का अलग पेपर होगा, लेवल 5 का प्री का पेपर अलग होगा। दोनों में सवालों का जो वेटेज है वो अलग अलग होगा। इस बातों का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। जब आप ये ऑनलाइन परीक्षा दे देंगे, ये कोई ऑफलाइन परीक्षा नहीं है जो आपको OMR शीट पर देना है, ये ऑनलाइन परीक्षा है जो आप पोर्टल से दे पाएंगे। जब आप वो दे देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और बाद में इसमें आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसमें बच्चों के मन में ये है कि क्या हमारा जो है फिजिकल कोई टेस्ट होगा, दौड़ना है, भागना है, क्या यहाँ पर हाइट वाइट इनकी मेजरमेंट होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर फिजिकल का रहता तो PET या PST का कोई पेपर होता है यहाँ पे, जो कि नहीं है। DME है, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम पेपर के बारे में बात करते हैं तो देखिए हम आपको बता रहे हैं 2 पोस्ट आए हैं ना आपके, एक लेवल 5 आया और एक लेवल 2 आया हुआ है। तो लेवल 5 के लिए यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो होगा आपका 90 मिनट का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट आपको ऑनलाइन में दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, नॉर्मलाइजेशन आपका होकर रहेगा। इसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। ये आपके जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये रीजनिंग का हो गया और ये हमारा पूरा का पूरा मैथ्स का हो गया। सिलेबस आपका वही है जो आपके SSC और बाकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। कुछ 10-20% थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी और
कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो इसमें सबसे बड़ा रोल हो जाता है ना भाई, वो साइंस का हो जाता है। आपके मन में इच्छा होगी यहाँ पर कि सर कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सामने लिख दिया लेवल 5 के लिए। जनरल अवेयरनेस में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जीएस के हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 15 सवाल होते हैं, कंप्यूटर के 20 सवाल, मैथ्स के 20 सवाल और साइंस के आपके 35 सवाल होते हैं। कुल मिलाकर 100 सवाल हो गए, नंबर भी आपके 100 हो गए, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 हो गई। इसमें उन लोगों की क्वेरी रहती है कि सर ये 90 मिनट सभी को बराबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, सभी लोगों को 90 मिनट मिलेंगे, लेकिन 30 मिनट जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को दिया जाएगा, जो अपने साथ कोई स्क्राइब लेकर आए हैं, जो अपने से खुद से सक्षम नहीं है अपनी परीक्षा को देने के लिए, जो कोई हेल्पर लेकर आए हैं, तो उनको 30 मिनट अलग से मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है लेवल 2 के लिए परीक्षा कैसी होगी, ये तो लेवल 5 के लिए था। यहाँ पर अब लेवल 2 की बात करें, यानी यहाँ पर ग्रेड नंबर 3 को लेकर, तो उनके में यहाँ पर जो है 90 मिनट मिलेंगे और सवाल कितने होंगे, उनके भी 100 ही सवाल होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सिलेबस भी लगभग पूरी तरीके से आपका सेम रहेगा, थोड़ा इसका सिलेबस एडवांस होगा, बस मैं ये बोलूँगा। इसमें अगर हम बात करें तो हाँ, सवालों की जो संख्या है वो थोड़ी बदलेगी। यहाँ पर बात करें तो मैथ्स के 20 के जगह 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग के 20 के जगह 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जनरल साइंस 35 के जगह पर 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल हो जाएंगे। यहाँ से कंप्यूटर बिल्कुल निरस्त हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर नहीं रहेगा आपका। तो जो उसके सवालों की संख्या थी उनको थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया है, 5 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया और 5 साइंस को मिला करके दे दिया। बस यहाँ पर यही फर्क है। आप देखिए यहाँ पर ना, तो जो कंप्यूटर के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, उन्हीं में से 5-5 बांट दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आपके 100 सवाल हो गए, ये भी आपका 100 नंबर का पेपर हो गया तरीके से। और इसमें भी 30 मिनट उन बच्चों के लिए मिलेगा जो अयोग्य हैं, जो स्क्राइब लेकर आए हैं और जो दे सकते हैं। एक इसमें सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो देखो ये तुम्हारा पेपर नंबर 1 था, इसके आधार पर भाई मेरा कट ऑफ बनेगा, और कट ऑफ के बाद में तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन देयर मार्क्स and merit in CBT for the respective pay level. The number of shortlisted candidate will be equal to the number of vacancy. इस बात का ध्यान रखिए। तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं। In case 2 or more candidates secure equal mark, their merit position shall be determined by age criteria, that is older candidate shall be given higher merit than younger. कहने का मतलब है दो लोगों के अगर बराबर नंबर आते हैं तो उनमें नौकरी किसको मिलेगी, तो जो उसमें थोड़ा वृद्ध होगा, जो बुजुर्ग जो होंगे ना यहाँ पे, तो बुजुर्ग लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी कि अब इतना साल हो गया है, अब बेचारों की उम्र हो चुकी है, तो एक काम करो इनको दे दो, नए वाले लड़के तो है थोड़ा इंतजार करो, तुम अगली बार ले लेना नौकरी। हालांकि इसमें बहुत कम होता है ऐसा। अप्लाई करने के लिए पूरा फॉर्म आपको दे ही रखा है, तो आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ये सारे वो आरआरबी के वेबसाइट हो गए जो आरआरबी ने दिए हैं, और बोला भी है कि इन पर टाइम टू टाइम आप जो है यहाँ पर विजिट करके चेक कर सकते हो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, जो जो महत्वपूर्ण लगेगा मैं बताते चलूंगा स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे। उसकी बाद अगर हम बातें करते हैं यहाँ पर, और भी काफ़ी सारी बातें हैं, बट आपको इतना पूरा फोकस नहीं करना है। काफ़ी डिटेल में हमने पूरी की पूरी ये लिस्ट पढ़ी और यहाँ पर जाना। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर कौन इसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अप्लाई की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो आपका आया है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ना दोस्त, यहाँ पर वो आप देखिए हर पोस्ट में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, असमानताएं हैं। इसमें जो है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस हो गए आप यहाँ पर, ठीक है, या फिर इनमें कहीं पर भी या बैचलर या बीएससी आपका हो, ठीक है। और बोला भी गया, और बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में ऊपर वाले स्ट्रीम में, या फिर आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री हो। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर आपकी 10वीं लेवल के बारे में बात हुई है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर आपके 12वीं को माना गया है, कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जहां पर आपको बीएससी को माना गया है, और ये डिटेल तो जैसे मैंने कहा ना एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, और जिसमें हम आपको तरीके से ये पूरा का पूरा तोड़कर बता देंगे कि यहाँ पर मेरे भाई जो है किस में कौन कौन सा मांगा गया है। क्योंकि अगर आप 15 नंबर में यहाँ पर देखोगे तो 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ मांगा गया है। तो ये जो है ना डिटेल में मैं बताने लायक ये बात यहाँ पे अभी 1-2 मिनट में निपटाने वाली चीज़ नहीं है। आपको भी पता है आप मेरे ऊपर विश्वास किस बात पे करते हो, सर आप जो भी बोलोगे ऑथेंटिक बोलोगे, समय लेकर बोलोगे, लेकिन तरीके से हमें बताओगे। और भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है, आप सभी चीज़ों को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका भाई आपके लिए वीडियो लेकर आएगा वहाँ पे, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।